फाउंडेशन खाली मैं थोड़ा सा रिवीजन कर चुकी। एक तो हमारे ऐसे नहीं कि आज का भी कल किसका लेक्चर है, आगे दिन का मोस्टली क्या करता है। तो एक सेकंड पहले तो तुम तेरा एक डाउट नंबर जी। हाँ हाँ ठीक, डिविडेंड से रिलेटेड डाउट है करेक्ट, तो हम लोग वो कर देते हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेशन, जो मैंने नहीं बोला था मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं ना, ऑफिशियली वेलकम टू सीए इंटर, से गुड बाय टू सीए फाउंडेशन। खड्डे में गया भाड़ में गया फाउंडेशन, अभी इंटर एक बार में पास करना है तुम्हारा। ये सब्जेक्ट लिखने के हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने के। हाँ बेटा थोड़ा बनता है मेरा हाथ। 8 सब्जेक्ट पढ़ने के लोगों का ना, बस इतना समझना है कितने लोगों ने सेकेंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में फाउंडेशन, बाकी फोर्थ, सॉरी हम इस 10-12 अटेम्प्ट में किसने क्लियर किया है ऐसा मुझे देखो। ऑलरेडी अपना थोड़ा सा तो टाइम निकल चुका है, बट हैविंग सेड दैट मैं मोटिव को रखा, मोटिव अब नहीं की वजह से इधर तक आया था। पर अभी इतना ध्यान रखो कि इतने अटेम्प्ट आपने कोई भी इंटर की कंसेप्ट रखोगे। इंटर एक बार यहाँ पर एकदम सिंपल है, 10 महीना है तेरे पास और जिनके 8 सब्जेक्ट है, वैसे भी 4 तो 50-50 मार्क के से गरीब हो जाए, क्यों नहीं कर सकते? मोर देन 1 मंथ कंप्लीट क्यों होगा? जब भी घर पढ़ाई होगा, प्रोफेशनल में पढ़ाई होगा, तुम लोग साथ साथ घर पे साइमल्टेनियस करना चाहिए। अब मैं नहीं बोलती हूँ 100 का 100% हो जाएगा, तुम लोगों का कितना परसेंट होना चाहिए बाय द टाइम पीए का कंप्लीशन आएगा तो 70% सी पढ़ाई हो जाना चाहिए। 70% 10 चैप्टर है तो 7 सब्जेक्ट की आनी चाहिए, बाकी का 3 ऊपर नीचे हो सकते हैं, आ गए तुम्हारे आ गया पे हो गई चक्कर है, कुछ तो हो सकता है, कोई होता है, कुछ भी होता है कुछ। तो मैं समझती हूँ थोड़ा बफर टाइम भी देना पड़ता है, तो परसेंट अगर पोर्शन लोगों को हमने कौन सा कॉम्बिनेशन रखा है, 30 सितंबर लेके रखा, क्या बोल रहे हो, कल ही मैंने देखा 30 सितंबर देके रखा है। मेरे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना होगा, 3 महीना है खाली। दो ग्रुप के लिए 3 महीना बहुत होता है अगर 70% कंप्लीट हुआ तो, और 2 ग्रुप के लिए बहुत कम होगा अगर डे 1 से पढ़ाई चालू नहीं है तो। मतलब उस टाइम पे 3 महीना में तेरा डे 1 होगा पढ़ाई का तो तू नहीं दे सकता दोनों को, मैं बोलती हूँ। फिर आएंगे प्रोफेसर बोलेंगे नहीं यू कैन डू इट, नहीं करेगा। मैं बोल कितने महीने में नहीं किया तो क्या ही कर लेगा 3 महीने, तो पढ़ना है तो अभी से पढ़, वरना फिर सीधा मेज तब मुंह पे। पर एक बार फेल दे लिए बस हो गया, दूसरी बार फेल देख फाइनल ठीक है अलग समझ सकते हैं, एक बार रियल लाइफ में पहुंच जाओगे ना तो अलग ही लेवल का गेम हो। तो मैं तुम लोगों को बोलता कितना भी खर्चा कर लो, कितना भी सोचो, ये सब तुम लोग बार में अचीव कर लोगे ना, कमा, और फिर उसके बाद घूमो फिरो मजे करो। मैं फाउंडेशन वाले बच्चों को बोलती थी डिफरेंस बिटवीन सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स, बीकॉम और सीए में सिर्फ लोनावाला और लंदन का। सोच ले तेरे को घूमने के लिए किधर जाना है, लोनावाला जाना है या लंदन जाना है, पगार पे डिपेंड करता है ना। फिर साला 15,000 कमाएगा, उसमें भी इधर उधर के खर्चे होंगे, फिर दोस्त बोलेंगे चलो जाओ दारू इतने का नहीं आता यार आजकल नहीं का, लोनावाला जाओगे तो वही करने वाले हो तुम लोग, कौन से तुम लोग टाइगर पॉइंट पे सुसाइड पॉइंट वही करने वाले उधर बैठ, कभी पैसा नहीं है, दुखी होने के लिए भी पैसा नहीं है अपने पास, प्रॉब्लम ही है। तो होने से अच्छा है सीधा 1 लाख 1 जीरो एक्स्ट्रा ऐड करवा दो पगार में, ताकि बिंदास घूमने फिरने। साल में ना तुम लोगों को अख मार की करनी, चार्टेड अकाउंट मम्मी पापा को बोलो, टू ऑल मस्ट स्पीक इन 20-21 साल के हो गए, ठीक है 22 साल की उम्र में अगर तुम लोग सीए बन जाओ तो हर साल तुम लोग एक ट्रिप आराम से अफोर्ड कर सकते हो कहीं पे भी। पर यही चीज कुछ तू अगर नहीं बना सीए, डिले करता क्या, ड्रैग करता क्या, 23 साल की उम्र का हो गया, 24 साल की उम्र का हो गया और फिर भी मम्मी पापा से पैसा मांगता है पॉकेट मनी का, साला शर्म आएगा कि नहीं आएगा यार।
ये एज होता है जब हमें उनको देना चाहिए घर खर्चा, हमें उनको बोलना चाहिए जाओ आप अपने हिसाब से करो, रिटायर हो जाओ, वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ, हम लोग कमा भी लेंगे और घूम के भी आएंगे, और उसके बदले तू साला 15,000 कमाएगा और उनसे पॉकेट मनी मांगेगा. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन. आई हैव बीन एज इन मैं फेल नहीं हूँ, दूसरे वाले में यहाँ पे मैं बोलती थी हाँ भाई पापा अभी छोड़ दो काम करना, वी आर हियर विल टेक. दैट इज कम्प्लीटली. इतना ध्यान रखो कि हम लोग अभी नहीं किया, एक महीना टाइम पास किया था फरवरी का, क्योंकि डर था पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सारा वो टेंशन था, पास होंगे तो सीट काम का, वरना क्या ही काम का. आधे लोगों ने पढ़ना प्रॉब्लम कब हुआ, फेल हुआ तब नहीं, प्रॉब्लम तब हुआ पास हुआ तो शिट अब तो पढ़ना ही पड़ेगा. अभी वो पढ़ाई चालू. दैट इज आवर गोल. 70% कंप्लीट कर ले बेटा, 2 दिन कल आज और कल है, वापस से ताकि फिर चालू कर सकते. अपना गोल 10 से था, सारे बैचेस 10 चालू करें. एक तरीका रिवीजन होने वाला है, कुछ नया नहीं. आई डोंट नो क्योंकि उनका रिलेटेड फाउंडेशन इन्वेंट वाला चैप्टर बाकी है ना. आज तो मैं अभी सबसे पहले तेरा एक से नया बच्चा बेटा, तेरा नाम क्या? हाँ अरविंद. गॉड एकदम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया. करने क्या ये तू ऐसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मत पूछ भाई. ध्यान दे. अरविंद मस्त नाम है यार. क्या सीखा तुमने? नहीं क्या मैं नाम बदल गई, वो इजी पड़ गया है. ठीक है. आई विल ट्राई. मैं अगर दिस इज माय प्रोफेशन, तस्वीर मत करना. तुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा नया करते करवा के रखा था तो उसके डाउट्स की. अभी सब एक से इंटरेस्ट कैपिटल और रेवेन्यू. डिविडेंड के टाइमलाइन, ईयर का टाइमलाइन होगा, साल का डिविडेंड, साल का. अभी कौन से ईयर का मिलता है बेटा? लास्ट ईयर का डिविडेंड मिलता है, ईयर का डिविडेंड मिलता है लास्ट ईयर. फिर ये टाइमलाइन कौन सा होगा बेटा? लास्ट ईयर. ये टाइमलाइन में खाली एक डेट बीच डालना है, डेट डालना है 2 दिन पे तुम्हें परचेज ऑफ परचेज. अभी डेट ऑफ परचेज पहले वाला पीरियड और डेट ऑफ परचेज बाद वाला, 2 पार्ट्स हो जाएंगे. जब तक तुम मुझे मेरे को आगे खाली कंसिडर करें फिर वो साल का टाइमलाइन ड्रॉ कर, साल का टाइमलाइन ड्रॉ कर. हाँ डिविडेंड मिल रहा है. ये वाला रह गया था. हाँ चुप रहे. जो साल का डिविडेंड मिल रहा है उसमें तुम लोग प्लॉट करो कि तुम्हारा डेट ऑफ परचेज कौन सा था. डेट ऑफ परचेज मतलब हम लोग कहने से वो दिन से, जिस दिन से डेट ऑफ परचेज यानी कि एक तरह से डेट ऑफ एडमिशन. डेट ऑफ एडमिशन आज तूने कंपनी में एडमिशन लिया तो ये दिन के बाद से बेटा, ये दिन के बाद से तू कंपनी में एडमिटेड है, मतलब वो दिन से तेरा हक बनता है. तो कहने से ये वाला फ्री का माल हो गया और ये वाला हक बनता है. हक बनता है तो रोजी रोटी है, और रोजी रोटी है मतलब रेवेन्यू है, और फ्री का माल है मतलब कभी कभी होता है, कभी कभी होता है मतलब कैपिटल है. कैपिटल कौन से कॉलम में जाएगा और रेवेन्यू कौन से कॉलम में जाएगा? कैपिटल हमेशा कौन से कॉलम में जाएगा? कॉस्ट. रेवेन्यू कौन से कॉलम में जाएगा? डिविडेंड. अभी जो अपना अर्ली बर्ड का बुक था उसमें एक क्वेश्चन दे दे मेरे को, मैं तुझे उसके हिसाब मुझे बता कौन सा क्वेश्चन नंबर करवाऊँ तुझे. हाँ बेटा देख लें. 2-3 है, 2-3 में दोनों तीनों कर रहे थे हम लोग, वो वाला पार्ट खाली.
क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट से नहीं, वो नहीं है। हाँ बेटा 10th है मेरे ख्याल से, 10th नहीं है। सुंदर वाला सम देखना बेटा, सुंदर, ये रहा सुंदर, क्वेश्चन नंबर 11 LDR वाला था। क्वेश्चन 11 पे आजा क्या बेटा। क्वेश्चन 11 में मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि तुझे देखने में इजी पड़े इधर बोर्ड पे। ग्रीन कलर के पेन से हाईलाइट करती हूँ। तुझे डिविडेंड बोला था, डिविडेंड इज रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कौन से ईयर का टाइमलाइन बनाया बेटा, 31 मार्च 21 का, यानी कि चालू कभी हुआ होगा 1 अप्रैल 20 को। वो साल का टाइमलाइन बनाओ जो साल का ब्याज में डिविडेंड मिल रहा है अपने को। अभी मैंने ये बोला था तुम लोगों को डिविडेंड कितने शेयर्स में मिलता है बेटा, 2 तरह के शेयर्स में। टोटल कितने तरह के शेयर्स होते हैं, 4। ओपनिंग परचेज बोनस राइट, ओपनिंग परचेज बोनस राइट। उसमें से लास्ट ईयर का डिविडेंड कौन से पे मिलेगा, खाली ओपनिंग और परचेज। ओपनिंग 1 जनवरी 2021 को 25,000 ओपनिंग शेयर्स थे तेरे पास। ठीक है, अब मुझे तारीख नहीं बोला है तो मैं अज्यूम करूंगी ये दिन ही मेरा डेट ऑफ एडमिशन है या डेट ऑफ परचेज है। ठीक है, कि यही पहले ही दिन पे मैंने खरीद लिया होगा पिछले साल, पता नहीं है ना, तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आईसीआई क्या अज्यूम करता है, डे 1 को, अपन आईसीआई के हिसाब से जाएंगे। इसका मतलब कि मैंने एडमिशन ले लिया, मतलब पढ़ाई करने का मेरा हक बनता है। यहाँ पे पूरे साल का बनता है, मतलब पूरे साल का अगर हक है, हक तो रोज रोज का होता है, और रोज रोज यानी कि रेवेन्यू, यानी कि कौन से कॉलम में जाएगा, डिविडेंड। ओपनिंग समझा। दूसरा, यहाँ पे तूने परचेज भी किया था 20 जून 21 को, 20 जून 21 को ये परचेज 5,000 दूसरे शेयर बेटा, 20 जून 21 को परचेज किया था। हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं, यहाँ पे मैं टाइमलाइन बना रही हूँ 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक, वो साल का जो साल का डिविडेंड मिल रहा है। बेटा ये पीरियड में मैंने परचेज ही नहीं किया, मैंने परचेज मार्च के बाद जून में किया, 20 जून 21 को। मतलब मुझे बोल एडमिशन इधर हुआ है तो इसके बाद रेवेन्यू होता है, पर साला तेरे को कौन से पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है, ये वाले पीरियड का मिल रहा है, इन्हें से पहले का मिल रहा है। पहले का मतलब फ्री हो गया, फ्री यानी कि कैपिटल हो गया, और कैपिटल कौन से कॉलम में जाएगा, कॉस्ट। समझ में आया। सेम तेरा नेक्स्ट सम था, एक बार देख लें, और फिर भी डाउट है तो मुझे पूछ। उसके बाद हम लोग ये विजय वाला एक सम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें थोड़ा और क्लैरिटी आता है विजय वाले सम में। एक बार विजय वाला देख ले, उसके बाद क्वेश्चन 12 देख बेटा। विजय वाले सम को मैं हाईलाइट कर रही हूँ जहाँ पे डिविडेंड का इंफॉर्मेशन है। 15 सितंबर को कंपनी ने डिविडेंड दिया फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। ईयर अगर 31 मार्च 16 को एंड हो रहा है, 31 मार्च 16 को एंड हो रहा है, तो चालू कभी हुआ होगा, 1 अप्रैल 15 को। अग्री करता है, मैं 3 बार लिख देती हूँ इसको, 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16 एंड 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16, 3 बार है अपना ये समय। मेरे पास सोल्यूशन होगा तो उसके वर्किंग नोट में चेक कर सकता है। अभी इस पे मुझे कहाँ का डिविडेंड मिलेगा, मुझे ये दोनों ओपनिंग में है, पहले ये दोनों ओपनिंग में, तो ओपनिंग पे डिविडेंड मिलता है। हाँ, अब पहला वाला देख और मुझे बता कौन से डेट को तूने परचेस किया था। ये सबसे पहला 600 बेटा, अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 16 को परचेस किया। अभी परचेस किया 1 जनवरी 16। अभी इधर मन की आंखों से देखो, हाँ टाइमलाइन दिखा, ये अप्रैल 15 से मार्च 16 के बीच में क्या जनवरी 16 आता है, देन द आंसर इज यस, 1 जनवरी 16 आएगा इधर। तो मुझे बोल ये पीरियड में तेरा हक बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, एडमिशन ले लिया, हक बनता है, तो रेवेन्यू हुआ, और रेवेन्यू कौन से कॉलम में जाएगा, डिविडेंड। और ये जो पीरियड है इसमें तूने एडमिशन ही नहीं लिया था, फिर भी तुझे इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं फ्री में, बराबर है, फ्री में है, तो ये किधर जाएगा, कैपिटल, कौन से कॉलम में जाएगा, कॉस्ट। क्लियर। सेकेंड वाला डेट देख, उसके नीचे 1 जनवरी के नीचे एक और डेट दिया था, कौन सा डेट दिया था, 1 मार्च 16। बेटा ये डेट को तूने परचेस किया, ये डेट को एडमिट किया, मतलब कितने महीने के लिए तुझे मिलेगा, 1 महीने के लिए तेरा हक बनता है, और 1 महीने का तेरा रेवेन्यू हुआ जो जाएगा डिविडेंड कॉलम में। और ऊपर वाला फ्री है, कितना महीना फ्री है, 11 महीना, और ये जाएगा तेरे डिविडेंड कॉलम में। क्यों, क्योंकि सॉरी कॉस्ट कॉलम में, क्यों, क्योंकि ये तेरा, समझ में आ गया बेटा, 100%। फिर एक और पे डिविडेंड मिला था तेरे, जो तूने करंट ईयर में परचेस किया था, ये तो ओपनिंग था, 20 मई को परचेस किया बेटा, 20 मई को,
जो ये पीरियड में आता ही नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ परचेज है, इसका मतलब उसके पहले वाला तो सारा का सारा फ्री ही हुआ, कोई हक नहीं बनता है। हक इधर से चालू होता है, ये शादी है, इसके बाद हक होता है, पहले फ्री होता है। फ्री वाला कहाँ जाएगा, कैपिटल कौन से कॉलम में जाएगा, एक बार देख लेगा और मेरे को बता कहाँ डाउट है। मैं लेक्चर के बाद चेक करती हूँ, बैठ के मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक लेक्चर जैसे भी जल्दी छोड़ दूंगी, उसके बाद तुम मुझे बता दे। एक बार शांति से देख ले और एक बार तुम लोग सारे देख लो, कोई भी डाउट से तो मुझे पूछो। मेरा एएस वाला पार्ट बाकी है, मुझे पता है वो चीज़, उसके सम्स ना अभी तुम लोगों को जो बुक मिलेगा ना उसमें आ जाएगा। हाँ वही ना एएस वाला पार्ट थियरी, उसके सम्स, हाँ तो उसके सम्स उसमें इंक्लूडेड है ना, उस वक्त मैं पढ़ा दूंगी ये टेस्ट में डंबर, क्योंकि दूसरी जगह हो गया था, उन्होंने करवा दिया सर ने, उनको पता नहीं था मैंने नहीं करवाया, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने खाली डिस्कस कर लिया, समझ आएंगे तभी करवाएंगे। ठीक है कोई नहीं, अभी नहीं होगा, देख लो एक बार, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो, नहीं है तो हम लोग रिडेम्पशन करवाएंगे बोनस का और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस इज सिमिलर टू बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटर सीएमए एक चैप्टर है, तो उसके लिए मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस रिवाइज करवाने वाली हूँ। ठीक है एक बार देख ले और मुझे बता कुछ भी है तो। ओके हाँ एक ही सम बाकी था ना अपना होमवर्क वाला डिस्कस करना, कितने लोगों ने नहीं किया अभी तक, 10th बता दो पूरा सम, 2 मिनट दे दे, मैं ड्राइंग करके रेडी रखती हूँ, है ना बेटा, चल से यदि જોઈ લઈશ ને एक्सप्लेन भी तो करीस, अंडरलाइन करी करी नेक्स्ट। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, दूसरे बुक में किया, क्या ये कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा सुनो अभी क्या हुआ, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन में सिखाएंगे वो, घर का नाम लिया ना तो बता रही हूँ कहाँ सिखाएंगे, नंबर चाहिए तो बुला लेती हूँ इधर। Following information is presented by Mr. Z, a stockbroker, relating to his holding in 9% debentures of X Limited. Opening balance nominal value 1,20,000 और cost 1,18,000। बेटा ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है, मैं इधर लिख लेती हूँ, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और कॉस्ट, बीच में कौन सा आता है बेटा, इंटरेस्ट, फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, कन्वर्शन वाला सम था यहाँ पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी डेट, अभी डेट का मगजमारी मैं फिलहाल नहीं पाल रही हूँ, 1,20,000, 1,18,000। और बेटा अगर तुझे समझता है तो अक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग आ सकता है, बोलो हाँ कि ना। हाँ इधर अगर मैं ये टाइमलाइन ड्रॉ करूँ, अपना ईयर कहाँ से कहाँ तक का है, ऑन 1st March ही परचेज सो एंड सो, बेटा ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट का है, ही क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31st December, यानी कि 1st January से 31st December। दो इंपॉर्टेंट डेट्स जल्दी से मेरे को बताओ कौन से थे, 30 September और 31st March, 31st March 30 September। चलो इधर ओपनिंग आ गया मेरा, अब मुझे बता लास्ट मेरा ईयर 31st December को क्लोज हुआ रहेगा, तो क्या लास्ट ईयर 31st December को कोई भी ब्याज मिला था मुझे, नहीं, इसका मतलब लास्ट ईयर लास्ट दिन पे अक्रूड इंटरेस्ट रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ कैलसी उठा 1,20,000 पे, पिछली बार ब्याज कौन से डेट को मिला था, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो 30 सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का कितना टका है, 9% है, 1,20,000 पे 3 महीने का 9%, जल्दी से निकालो कितना आता है, 2700। परफेक्ट, आया बेटा सब लोगों को ये। नेक्स्ट, दिस वाज 1st January। नेक्स्ट 1st March को he purchased 200 units at 98x इंटरेस्ट, ठीक है, कैलसी ले। 1st March को टू बैंक 200 यूनिट परचेस किया, यानी कि 20,000 का माल परचेस किया है, 200 यूनिट इंटू 98 करो, चलो जल्दी से 19,600। अभी 1st March को किया, बेटा अगर 1st March देखा जाए तो इसका मतलब कि 5 महीने का ब्याज चाहिए होगा इस पे, तो 20,000 पे 9%, 5 महीने के लिए 700 है बेटा सब लोगों को ये।
परफेक्ट। देख मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, वो वर्किंग नोट्स करके समझ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट 1 मार्च के बाद दिया है सीधा 1 जुलाई को 500 यूनिट सेल किया आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट 100 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। पहले तो मुझे ये बता, क्या मैं सीधा 1 जुलाई को जम कर सकती हूँ? नहीं। इधर कितने पे ब्याज मिलेगा मेरे को? 1,40,000 के फेस वैल्यू पे ब्याज मिलेगा। ये 1,40,000 पे 9% 6 महीने के लिए बाय बैंक 6,300। अब मेरे को बोला कि भाई हम लोगों ने सेल किया है, कितना यूनिट सेल किया था बेटा? 500 यूनिट सेल किया आउट ऑफ ओरिजिनल स्टॉक। यानी कि कहने से फीफो बोलताने की कोशिश करें ये लोग, बोलो हाँ कि ना? हाँ, आउट ऑफ ओरिजिनल स्टॉक किया था। और ना बोल भी दिए, तुम लोग देखोगे तो लास्ट में यूज फीफो मेथड। ओरिजिनली मेरे पास 1,20,000 का माल है, 2 जीरो निकाल दूं तो 1200 यूनिट्स थे। 1200 में से 500 बेच दिए, चलेगा मेरे को? इधर मैं रिवीजन हटा रही, इधर मैं लिख रही हूँ 1200 जो था उसका भाव 1,18,000 था, यानी कि 1,20,000 माल का। मेरे को 500 यूनिट बेचना है, यानी कि 50,000 का फेस वैल्यू। तो कितने पे बेचा होगा? करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 49,167 मेरा कॉस्ट आ गया। और मैंने बेचा कितने में? 500 यूनिट मैंने बेचा है 100 रुपए के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट प्राइस, यानी कि 50,000। 833 का प्रॉफिट मिला बेटा ये सब लोगों को। तो मैं यहाँ पे लिख देती 1 जुलाई बाय बैंक, फेस वैल्यू के कॉलम में आएगा 50,000, यहाँ पे आएगा 50,000। यहाँ पे इंटरेस्ट तुम लोग मेरे को जल्दी से बता दो। अप्रैल मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट 50,000 के फेस वैल्यू पे 9% 3 महीने के लिए करो 1125। अच्छा प्रॉफिट पीएनएल में किधर? चलो याद करो हम लोग कैसे डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस में पीएनएल में प्रॉफिट किधर दिखता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे किधर दिखेगा? डेबिट। 833 तुम लोगों ने इधर दिखाया होगा, यहाँ पे आएगा 2 पीएनएल प्रॉफिट। हो गया 1 जुलाई को। मिल गया बेटा सब लोगों को ये? अच्छा 1 जुलाई के बाद नेक्स्ट डेट आ जाओ, कौन सा दिख के रखा है तुम लोगों को? 1 अक्टूबर को 150 यूनिट परचेस किया है 98 कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। 1 अक्टूबर को यस टू बैंक 150 यूनिट की 15,000 का माल परचेस किया है। चल मेरे को बता 150 इंटू 98 कितना आता है? 14,700। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट होगा, थोड़ा सा ब्याज होगा। बोल बेटा ब्याज के लिए आज तेरा डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर है। पिछली बार ब्याज कभी मिला था? 31 मार्च। ये नहीं, ये सितंबर आ गया था ना? नालायक को बोलो कितना ब्याज मिला होगा? अरे नहीं नहीं, यहाँ पे 30 सितंबर का रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना मेरे को, वही ना? कितना रिकॉर्ड करूं बोलो? 4050। इसका मतलब कल रात को ही मिला है, तो इधर कुछ भी मिलेगा नहीं टुल्लू। यानी कि पूरे का पूरा 14,700 का क्या आ गया तेरा कॉस्ट? यहाँ पे 14,700 लिख दिया, खत्म हो गई बात। क्लियर हो गया? अभी आ गया 1 नवंबर को 300 यूनिट सेल किया एट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स, ठीक है। 300 यूनिट सेल किया, पहले मेरे को जल्दी से बता 31 कौन सा डेट था? 30 नवंबर बाय बैंक। बोलते बेटा 300 यूनिट यानी कि 30,000 हो जाएगा। नालायक को बोलो हाँ। 1 नवंबर को सेल किया, हाँ तो बताओ ना मेरे को। 1 नवंबर को मैंने 30,000 का सेल किया, अभी कम इंटरेस्ट पे किया। जल्दी से कोई कैलसी उठाओ। 300 यूनिट सेल किया, कितने पे सेल किया? अरे सम देख, नहीं लाया बुक तो देखना कितने पे सॉल्व किया है, कितने पे सेल किया है? 99। करो मल्टीप्लाई 300 इंटू 99 29,700। कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसमें एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, तो इतना तेरा सेलिंग प्राइस हो गया, बरोबर है। और उसके ऊपर क्या आएगा बेटा? ब्याज। आज 1 नवंबर है, पिछली बार ब्याज 30 सितंबर को मिला था। पूरे 1 महीना अक्टूबर का ब्याज मिलेगा तुम लोगों को 30,000 पे 9%। 1 महीने के लिए कितना आता है? 225। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 225 तोड़ दे 29,700
गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं, इसका लोटा गिरा। अच्छा 29,700 पर ये सेलिंग प्राइस है, अपने को कॉस्ट चाहिए। अभी इसका कॉस्ट फीफो से निकाला। बेटा गधा मजूरी नहीं कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, पता है मैंने सिखाया था इसका। पहले लॉट से है तो पूरा पहला लॉट ही उठा लो। पहला लॉट कितने का था? 1,20,000। इसमें से बेच दिया माइनस करे, ऐसा कुछ चोचलागिरी करने का क्या नहीं, एवरेज आउट सेम ही हो जाता है। उसका कॉस्ट कितना था? 1,18,000। आज मेरे को 30,000 का माल बेचना है, ले क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई 29,500। और बेटा तूने बेचा 29,700 में, 200 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट टू पीएनएल। कन्वर्जन करने तो दे। अच्छा डिटेल में डन बताती हूँ। इधर तक सब लोगों को करेक्ट मिला है? पक्का कन्वर्जन पे आ सकते? अच्छा अच्छा। 1 नवंबर के बाद 30 नवंबर को 3,000 इक्विटी शेयर्स रिसीव किया इन कन्वर्शन ऑफ 30 डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। 300 डिबेंचर। अरे भावना समझ रहे तू, इंटरेस्ट रेट से, और ये तेरा लास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा। 30 नवंबर को इधर आए, सुनना बेबी, तू मेरे को खून दे, मैं तेरे को ऐसा कुछ नहीं देगी। तू मेरे को डिबेंचर दे, मैं तेरे को इक्विटी देगी। क्या भाव पे देगी? भाव ही नहीं नक्की किया, तो जितने का तेरा डिबेंचर उतने का ही तू समझ ले कि आ गया तेरे हाथ में इक्विटी। बरोबर है कि नहीं है बेटा? यस। तो अपने को देखना है कि डिबेंचर कितने का था, अपने को देखना उसके बदले इक्विटी कितना गया। अभी कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेटेड एवरेज की फीफो? फीफो सबने बोला है। नॉर्मली हम लोग डिबेंचर देते हैं तो बदले में कैश आता है, मेरे लिए कैश एसेट है, बोलो हाँ कि ना? हाँ। इस बार मैंने डिबेंचर दिया तो लक्ष्मी के रूप में कुछ और आई, दीदी आई, कौन आई? इक्विटी आई। आज अगर मैं बेच दूंगी तो कैश ही आ जाएगा ना, तो इन वे कैश नहीं पर इन काइंड है। तो एक वजह से मैं डिबेंचर सेल ही कर रही हूं, खाली कैश नहीं मिल रहा है, इक्विटी मिल रहा है बदले में। और कितने में बेच रही हूँ बोला नहीं है, मतलब कॉस्ट पे ही बेच रहे हैं, कुछ नहीं बोला। अभी तेरे को समझ ही नहीं रहा, ये फोन मैंने खरीदा कितने में बेचूं, तो जितने का आया उतने में ही बेच दो, नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देंगे हम लोग, वही बात होगी अपना। अभी तुम लोग देखोगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले 1,200 डिबेंचर्स थे। 1,200 में से पहले कितने बेच दिए थे? 500। कितने बचे? 700। अभी और कितने बेचे? 300। कितने बचे? 400। अभी कितने एक्सचेंज करने हैं? और 300। कहने से पहले लॉट से ही चले जाएंगे, बोला हाँ कि ना? हाँ। तो यहाँ पे मैंने बोला जो 1,200 डिबेंचर थे ना, 1,20,000 का, जिसका भाव कितना था? 1,18,000, उसमें से 20,000 निकाल देना है वैल्यू, यानी कि 300 यूनिट निकाल देना है। तो उसका कॉस्ट तुम लोगों ने अभी अभी ऊपर निकाल के रखा था, कितना आया था? 29,500। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेड। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेड समझ में आया बेटा तेरे को? ये बस वही कॉस्ट पे उठा लेना है। अभी सेलिंग प्राइस होता तो मैं कंपेयर करती, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ पता ही नहीं, तो इतने पे निकाल दे। तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा? बाय बैंक के बदले बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ, जो भी अंकल का नाम है वो नाम आएगा, कंपनी का नाम है। 30 नवंबर को 30,000 का फेस वैल्यू गया। इंटरेस्ट में इधर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इक्विटी आ रहा है सामने, और यहाँ पे लिखोगे 29,500। इधर तक सबको समझ में आ गया? पक्का? पर इंटरेस्ट आएगा कितने महीने का? इंटरेस्ट आएगा 2 महीने का। पर बेटा इंटरेस्ट कौन से रूप में आता है? कैश, कैश बैंक के में। ये तो बेटा 30,000 पे 9% 2 महीने के लिए 450 आएगा ब्याज बेटा, मना नहीं करियो, खाली बैंक में आएगा सेम डे को 30 नवंबर को। उसके बाद तुम लोग 31 दिसंबर को बाय अक्रूड इंटरेस्ट दिखाओगे, और उसके बाद 31 दिसंबर को वैल्यूएशन नहीं दिया है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिखा दोगे। ठीक है? अभी कोई मेरे को बताओ अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा? चलो 1013 सबको मिल रहा है? 1013 नहीं मिला तेरे को तो डिस्कस करो कैसे आया। अरे नहीं आया तो बोल देना। ओरिजिनल का कितना पड़ा हुआ है तुम्हारे पास? 100 यूनिट्स पड़ा हुआ है ओरिजिनल का, प्लस तूने और कितना खरीदा था? चलो एक एक करके देखते जाओ, एक सेकेंड ना, लाइन में देखते हैं, छोड़ना ये। ओरिजिनल का 1200 था, 1200 में हमने 1 मार्च को 200 और खरीदा, उसके बाद हम लोगों ने 500 बेचा, 150 खरीदा, 300 बेचा, 500 बेचा, 150 खरीदा, 300 बेचा एंड 300 कन्वर्ट किया। बोल तो बैलेंस कितना बचा? 1400, 1500,
नालायक कैलसी लेना, तेरे लिए कर रही हूँ, प्लस माइनस करिए, कर कर सर जल्दी कर। $450 है, यानी कि 450 और 00 45,000 पे 9% 3 मंथ्स के लिए देख ले 1013 आता है कि नहीं। आया? ये तेरा क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, 450 डिबेंचर्स बचे हैं। ये तो तुम लोगों ने इधर दिखा दिया होगा, और फिर 45,000 और यहाँ पे जो भी कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आता है उतना ले लिया। ये था तुम्हारा 10th सम। पूछना बेटा, पूछना, कोई फालतू नहीं होता डाउट। हाँ, डिबेंचर्स आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। हाँ 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 बेटा, ये कौन सा अकाउंट है ये? दिस इज इन्वेस्टमेंट इन, तूने हेडिंग लिखा होगा, इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये तेरा डिबेंचर का अकाउंट है। अच्छा, नीचे तो एक और अकाउंट बना सकता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर आया तो उसमें डेबिट होगा और इसमें क्रेडिट होगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डिबेंचर क्रेडिट। हाँ, तूने क्यों टू किया? क्योंकि तूने उसको इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। डब्बा किसका है? डब्बर डिबेंचर। हाँ यश, क्या बोल रहा था बेटा? नहीं, इस समय नहीं मांगा है। मांगा है कि नहीं मांगा है? अरे बनाएगा तो अभी कुछ नहीं होगा, इतना ही आएगा डब्बा, एक ही आएगा। इधर तुम लोग लिखोगे 2 इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर्स। उधर से आया कितने इक्विटी शेयर्स आए? 300। इधर कुछ भी नहीं, और इधर आएगा 29,500, खत्म सब। और इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सेम अमाउंट 300 29,500। ठीक है, कभी भी ऐसा मत बोलना डाउट सिली है, कभी कोई डाउट सिली नहीं होता। अच्छा है, क्लेरिफाई कर लो, दिमाग में फिट हो जाएगा। कभी भी घर पे डाउट लेके मत जाओ, क्लियर कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, डाउट है बेटा किसी को भी, कोई भी अभी बोल, बोलना। रिनाउंस करते हैं, शेयर्स रिनाउंस करते हैं। हाँ 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 हाँ। क्या रीजन था बेटा? यहाँ पे तुम्हें कब रिकॉर्ड करती हूँ? जब भी मैं डिबेंचर्स परचेज या डिबेंचर्स सेल कर रही हूँ। बेटा जब मैं रिनाउंस करती हूँ तो मैं डिबेंचर्स इक्विटी शेयर परचेज या सेल नहीं करती, वो कूपन परचेज सेल करती हूँ। पता है, मैंने पिज्जा का एग्जांपल दिया, पिज्जा इज योर इक्विटी एंड पिज्जा का कूपन इज योर अनाउंसमेंट। पिज्जा बेच रही हूँ कि कूपन बेच रही हूँ? कूपन। अनाउंस करना मतलब कूपन बेचना। हाँ, अनाउंस करेंगे तब कूपन बेचेंगे, सीधा पीएनएल में। मैंने पिज्जा बनाया नहीं है कि इधर पिज्जा के अकाउंट में है, इक्विटी बनाया नहीं है कि इक्विटी के अकाउंट में है, मैं सीधा कूपन बेच रही हूँ। एग्जैक्टली। अभी वो पता है, रास्ते पे लोग होते हैं जो फ्लायर्स बेचते हैं, फ्लायर्स फ्लायर्स, वो बैनर, वो तो तेरा रिविजन ले रहे, रिविजन, रिडेम्पशन, प्रेफरेंस टू कुछ लिखवा, सिमिलर टू बायबैक। किन लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, नोइंग दैट तो था नहीं। हाँ, ठीक। 5 मार्क, नेक्स्ट अटेम्प्ट 10 मार्क का होगा, तुम्हारे अटेम्प्ट में देखेंगे। बायबैक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है एज इन मार्क का चैप्टर नहीं है, 14 मार्क का चैप्टर नहीं है। अच्छा बाय द वे, अभी 14 मार्क के सम्स बड़े होते हैं,
तुम लोगों के इसमें 20 मार्क के होते थे ना, इंटर सीए में 14 मार्क के सम्स मैक्सिमम साइज के आएंगे, लेकिन 14 मार्क का सम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बहुत कम चांसेस है 14 मार्क का बायबैक का आना। मतलब अगर आईसीआई को बराबर घुमाना होगा बच्चों को, वो 14 मार्क का बायबैक पूछेगा, काफी इजी है, इसलिए बच्चे ना 14 मार्क सोचते ही नहीं है। कैसे आ सकता है 14 मार्क का बायबैक? कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जर्नल एंट्री एंड 3 लीगल कंडीशंस। तुम लोगों ने आज तक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में सिर्फ जर्नल एंट्री सीखा, तो आज मैं बस उतना ही सिखाने वाली हूँ। लीगल कंडीशंस में आज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने पास बुक्स नहीं है उसके लिए, ठीक है? तो जो भी जर्नल एंट्रीज है ना वो सीख लेते हैं। बेटा रिडीम करना प्रेफरेंसेस का मतलब क्या करना है, चलो ना ऐसे ही डिस्कस करो। व्हाट डू यू मीन बाय रिडीम्शन? रिडीम करना मतलब क्या करना? अच्छा, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? इन्वेस्टर की, कंपनी? इस बार कंपनी। अच्छा मेरे को बताओ, इश्यू करना शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी को क्या मिलता है और क्या देता है? इश्यू के टाइम पे कंपनी को पैसा मिलता है और शेयर्स बढ़ता है। तो रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी के पास शेयर्स वापस आता है और बदले में वो शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी को सामने क्या देना पड़ेगा? इन्वेस्टर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो कहने से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इश्यू में के टाइम पे पैसा है और रिडेम्पशन के टाइम पे तो बेटा शेयर्स था, ड्यू डेट साल तक में पड़ा होगा और एक साल बाकी के लोग साल तक, मतलब 20 साल में तेरा मरने का डेट आ ही जाएगा, नक्की है पैदा हुआ तो। पर इक्विटी का कोई ऐसा मरने का डेट होता है क्या? नहीं। तो इक्विटी को बायबैक क्यों करते हैं? और एक और क्वेश्चन है मेरे को, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। डिबेंचर्स के लिए भी लोग वर्ड यूज करते हैं रिडेम्पशन। तो फिर इक्विटी शेयर्स के लिए लोग बायबैक क्यों करते? ऐसा भेदभाव क्यों? इस वाला प्रेफरेंसेस ना ऐसा है, चालू है, वो एक्ट करता है ओनर्स की तरह पर नाम लेता है बाहर वाले का, रिडेम्पशन वाला ऐसा वाला कैट। अब मेरे को बता ऐसा क्यों? अगर तू ओनर है तो दोनों ओनर बायबैक बायबैक बोलो, तू क्यों ऐसा डिबेंचर की तरह रिडेम्पशन बोलता है? डिविडेंड है ना, प्रेफरेंशियल है, उसका रिडेम्पशन से क्या लेना देना? रिडेम्पशन की करें। इक्विटी को हम लोग क्यों बायबैक बोलते और प्रेफरेंसेस को हम लोग रिडेम्पशन? है बच्चे, तू भी मेरे को आंसर दे सकते। एवरीवन, तुम लोग सबके लिए पहली बार ही है। क्या हुआ बेटा? तो नाम पूछ, बोला? अच्छा नहीं सॉरी, IRVING। डिफिकल्ट ये है अवन, अवन। अच्छा बोल, सब लोगों के लिए एक सेम क्वेश्चन है। अभी ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट था तभी तुझे नहीं पता, अभी तुझे पता चल। टेल मी व्हाई इज इट सच दैट वी चेंज द नेम्स? उसका एकदम सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ये दोनों कंपलसरी है और ये वॉलेंटरी। What do you mean by compulsory? What do you mean by voluntary? Redemption of debentures और redemption of preferences को इसीलिए वर्ड redemption यूज करते हैं, जैसे कि तुम्हारी कूपन्स, अभी हम लोग कोई ना कोई कूपन मिलता है और कूपन का एक्सपायरी डेट फिक्स होता है, उसके पहले तेरे को कूपन को क्या करना पड़ता है? रिडीम करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट क्या होता है? फिक्स। इक्विटी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं। इक्विटी तुम लोग चाहो उतना चला सकते हो, इसका 20 साल है, उसका 10 साल है, 5 साल है, जो भी है,
तुम लोगों का जिस टाइम पे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है उस टाइम पे कोई उसका ड्यू डेट नहीं होता है, लेकिन इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के दिन पे ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ये कितने टके पे होगा, कितने प्रीमियम पे रिडीम होगा और कौन से डेट पे रिडीम होगा। इक्विटी के केस में कुछ भी नहीं बोला जाता। इक्विटी अमर है, वो मरते नहीं है। अगर मारना भी है तो तुम्हें जबरदस्ती मारना पड़ेगा, वो खुद से मरेंगे। दैट इज द रीजन क्यों उन दोनों को अलग नाम। बट हैविंग सेड दैट, इन दोनों का अकाउंटिंग सेम होता है, दोनों का अकाउंटिंग इज सेम। क्यों बेटा? बिकॉज बोथ आर ओनर्स द कंपनी। और इसका अकाउंटिंग अलग होता है। क्यों बेटा? क्योंकि वो बाहर वाला है। तो वो तुम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस और डिबेंचर्स पढ़ लिया, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं क्या डिफरेंस है वगैरह। पर अभी तुम लोगों को बायबैक ऑफ, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चला जाओ। मैंने जब भी शेयर्स इश्यू किया था, पूरी शेयर्स इश्यू किया था, उस टाइम पे मैंने रखा था एक शेयर का फेस वैल्यू होगा 10 रुपया और उस पर मैंने प्रीमियम चार्ज किया था 490 रुपया। कि कोई मेरे को टोटल इश्यू प्राइस पूछेगा तो मैं उसको कितना बोलेगी बेटा? 500 का एक शेयर अवेलेबल है मार्केट। आजकल आईपीओस अगर तुम लोग देखोगे उतने के ही होते हैं। आईपीओस में तुम लोगों का 10 रुपए का फेस वैल्यू होता है और साला 2-3 हजार का तो क्या होता है तुम्हारा? प्रीमियम। उतना नॉर्मल चल रहा है। तो जब मैंने इश्यू किया था उतना था। इसका मतलब कि जब मैंने शेयर्स बांटा, कंपनी को एक शेयर के सामने 500 रुपया मिला था। अभी उसका मार्केट वैल्यू आफ्टर 5 years has become 12,000 rupees। और मस्त तबला तोड़ चला कंपनी, 12,000 रुपया हो गया पर शेयर। आज अभी क्या किया कंपनी ने बोले चलो थोड़े शेयर्स बायबैक करते हैं। क्यों? आज कंटाल आ रहे बायबैक खेलते हैं। नहीं, जब कंपनी को लगता है ना बहुत सारे जन के बीच में ओनरशिप बढ़ गया है और कंपनी को ओनरशिप कुछ ही लोगों के पास रखना है, तो कंपनी क्या करेगा ना, बायबैक करने की। उसमें हम लोग बोल देंगे तुम लोग अप्लाई मत करना, अपने पास रहने दो, उन सबको ना अपना शेयर्स दे देने दो, ठीक है? तो हमें नहीं चाहिए अभी वो लोग सब है। अच्छा क्या फर्क पड़ता है मैडम, बंटने दो ना ओनरशिप। जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तभी अपने को पता है 50% से ज्यादा वोटिंग चाहिए होता है। जब स्पेशल रेजोल्यूशन होता है तो 75% चाहिए होता है। अब मान के चल किसी के पास एक ही शेयर है तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा तू हाँ बोल या ना बोल, वो तो बोलेगा चूज करो एक, वही हम लोग वोट करेंगे हाँ या ना। पर अगर मेरे पास 20-30 हजार शेयर है उसके इतने भाव के, तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो कोई ऐसे करके बोलेगा तो मैं तो उसको मार ही देगी ऐसा, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं चला सकती थी। बोले इतना जो बट गया है ना ओनरशिप, काम करते हैं हम लोग ओनरशिप ना थोड़ा कब्जा कर ले। और रीजन होता है पता है क्यों बायबैक करते हैं? मैं तेरे को रियल लाइफ अभी दिखाएगी। प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ता, तबला तोड़ बढ़ता है। एक्चुअल एग्जाम्पल तो ना बजाज ऑटो का है। बजाज ऑटो का मार्केट प्राइस 6,600 से में घूम रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। बजाज ऑटो ने क्या किया पता है? बायबैक अनाउंस किया। वो बोला अगर आप एक शेयर दोगे ना हम लोगों को वापस, हम आपको 10,000 देंगे। आज मेरे पास शेयर है कंपनी का, मैं देख रही हूँ कि अगर मेरे पास 6,500 का शेयर पड़ा है, 6,600 का शेयर पड़ा है, मार्केट में बेचने जाऊंगी 6,600 ही आएगा, 6,900, तो ये रेंज में ही पैसा आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सीधा बायबैक के लिए कंपनी को ही बेच दूं ये शेयर, बायबैक करना मतलब क्या करना बेटा? रिटर्न करना शेयर। तो कंपनी मेरे को बदले में कितना देगा? 10,000। तो सोच रही थी अपना 3 BHK बेचूं, एक महीने में 5 BHK खरीद लेगी। देखो दिख रहा है सीधा 33% रिटर्न मिल रहा है मेरे को इस पे, तबला तोड़ रिटर्न मिल रहा है मेरे को। इसमें अपना 3 BHK बेच के 5 BHK खरीद सकती है। ऐसा मेरा नहीं, पूरे इंडिया का दिमाग चलता है। अब ये ना एक्चुअल प्रोरेटा इधर लगता है तुम्हारा, तुम लोगों को है नहीं पढ़ने में तो चिल मैं से बता रही हूँ। ऐसा बहुत लोगों ने किया। हम लोग सब ने क्या किया? हम लोग सब ना भागे कुत्ते की तरह। क्यों? क्या करने के लिए बेटा? करके अरे शेयर दे दे, शेयर दे दे, शेयर दे दे, शेयर दे दे। मैंने अपने हर एक अकाउंट में शेयर खरीद लिया उसका। अभी मुझे बोल मार्केट में डिमांड चढ़ा कि नहीं चढ़ा? हाँ, सबको दिख रहा है। आज इतने में डालो और 1 महीने में होता है बायबैक। बायबैक का प्रोसेस कितने महीने का कंप्लीट होता है? 1 महीना। 1 महीना कहीं पे तो रह लेंगे, फिर सीधा 5 BHK खरीद लेंगे। 1 महीने में 33% रिटर्न कौन सा स्टॉक देगा भाई? और वो भी श्योर शॉट, ठीक है? तो हम लोग सब ऐसे कुत्ते की तरह भागने लगे। पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बजाज का शेयर चाहिए, बजाज का शेयर चाहिए, बजाज का शेयर चाहिए। अभी इकोनॉमिक्स वाला दिमाग लगा, मार्केट में डिमांड बढ़ गया।
भाई मान के चलो इसमें से कुछ लोगों के पास शेयर है और वो देंगे ही नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको भी तो 10,000 मिल रहा है, सप्लाई मार्केट में नहीं है, डिमांड है। तो डोंट यू थिंक मार्केट वाले धीरे 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 करता जाएगा? कहां तक बढ़ेगा बेटा? 10,000 तक ही बढ़ेगा। तू ही सोच, क्या तू जाएगा खरीदने के लिए 10,500 का शेयर और बोलेगा फिर मैं बायबैक में 10,000 देगा? कोई करेगा नहीं। मार्केट किधर तक बढ़ेगा? मैक्सिमम 10, थियोरेटिकल 10, रियल लाइफ में 9.5। तो एक्चुअली मार्केट बढ़ गया था उस वक्त, ठीक है, मैंने भी खरीदा था। अभी मैं तुम लोगों को एक ऐसा टिप भी देती हूँ, ये चीज जब ये बायबैक होता है ना, ऐसे 10-15 शेयर मत खरीदो, क्योंकि ना इतने लोगों ने अप्लाई किया बायबैक के लिए, पर कंपनी को इतने बायबैक नहीं करने थे। जैसे हम लोग अप्लाई करते इतने सारे आईपीओ के लिए, फिर कंपनी हाँ या ना बोलता है, वैसे ही बायबैक के लिए रेशियो आया 1:7। अगर आपने 7 शेयर अप्लाई किए होंगे ना, तो हम आपका 1 शेयर बायबैक करेंगे, बट अगर आपने 1 शेयर किया होगा तो हम आपका 1 कर लेंगे। तो कभी भी 1 ही शेयर अप्लाई करने का, या फिर होप करने का कि तुम करोड़पति हो, ऐसा 100-200 शेयर खरीद लो और थोड़े से हो जाए। अच्छा मैम बायबैक नहीं हुआ तो भी घाटा नहीं है, तूने 6,600 का शेयर जो खरीदा था उसका फिर भी तो भाव 9,500 हो ही गया है ना, फिर भी बेच दे, 4.5 BHK आ जाएगा आज के बदले। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसका मैं तेरे को लाइव एग्जांपल एक्चुअली ये बता सकती हूँ, जैसे नहीं होता है। प्रशांत, प्रशांत, एक मैंने को दिया, दोनों का मेकअप करा देना बेटा। साथ में 1 बजाज ऑटो T20 पिछले साल की है, अभी तो मार्केट पूरा गिर गया, तो उसका आज का वैल्यू देखिएगा ना, बहुत घटिया आएगा। देख, बजाज ऑटो बायबैक ऑफर ओपन फ्रॉम 6 मार्च टू 13 मार्च, ठीक है, उसका अनाउंसमेंट वो 1 महीने पहले देता है। 6 से 13 के बीच में हम लोगों को अप्लाई करना होता है कि हाँ पे बेटा 10,000 पे। 6 मार्च से 13 मार्च है, तेरे को क्या दिखाती हूँ, रिकॉर्ड डेट 29 फरवरी, 29 फरवरी तक जिनके पास भी शेयर है वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड डेट बोलते हैं उसको। बाय बाय क्लोज होगा, ये सब मिलेगा, पैसा आ जाएगा, सब छोड़। अब मैं तेरे को उसका चार्ट बताती हूँ। एक 2024 के, ठीक है, यहाँ पे टाइम उन्होंने जल्दी अनाउंस किया था और थोड़ा लेट हुआ था। ये तुम लोगों को दिख रहा है 6,300, 7,000, ठीक है। मेरे को उस टाइम पे जब भी अनाउंसमेंट आया था, मतलब पहले से पता 6,000 था। और फिर ये देख, अप्रैल में 5 अप्रैल जब उसका वाइंड अप हुआ, वो टाइम आता है 9,000 तक का भाव चला गया। 6,000 से 9,000 जाने में नॉर्मली बहुत टाइम लगता है। तो देखो वाला पीरियड देखो बेटा, ना स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा था, ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। बायबैक अनाउंस किया, ऑब्वियसली थोड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग में चल जाता है, तब तक पता चल गया था कि होने वाला है 6,300 था, जब तक अनाउंस लोगों तक आया 6,800 तक। और फिर देखिए कि 10,000 तक भी था, लेकिन वो जो पीरियड था तुम्हारा स्पेसिफिकली 28 मार्च को जब कंक्लूड हुआ 9,148, और ये दिन का क्लोजिंग का भाव होता है, खाली क्लोजिंग का, मतलब दिन में ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके 10,000 छू के तक आ सकता है। टीसीएस
वन सच कंपनी जिसके पास 3 साल में 3 बायबैक किए, पर अभी ना उसका भाव कभी बढ़ा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसने जब भी अनाउंस किया तभी वॉर हुआ। सबसे पहले रशिया यूक्रेन, फिर वो ईरान वाला हुआ। तो मेरे को नहीं पता टीसीएस अनाउंस करते और वॉर होता है कि वॉर होता है और टीसीएस बायबैक अनाउंस करते हैं, कुछ तो लोचा है। जब भी अभी एक ऐसे ही कि टीसीएस अनाउंस करता है, मतलब कोई ना कोई, जब टीसीएस ने अनाउंस किया था अपना भाव बढ़ाने के लिए, उसके 5 दिन के अंदर एक वॉर डिक्लेयर हुआ है। बेचारे का भाव कभी बढ़ा नहीं, उस पांडु है, बाकी सब शेयर। तुम लोग अगर ये 5 साल का, मैंने 5 साल में तुम लोग देख सकते हो कितना स्टेबल रह रहा था भाव। स्टेबल एज इन 1000 ऊपर नीचे को हम लोग भाव ज्यादा नहीं, इट वाज बिटवीन 3600 3700 टू 4000 के रेंज था। वो सीधा लास्ट 1 साल में वाज ओनली बायबैक। तो जब भी कोई पूछता है ना थियोरेटिकल बायबैक क्यों करते हैं, तो बोलने का टू रिड्यूस द ओनरशिप। पर कोई एक्चुअल पूछेगा ना इंटर, तो बोल थियोरेटिकल द प्राइस द शेयर। प्रैक्टिकल से एक बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी लेट अस नॉट गिव इन ईच एंड एवरी शोइंग यू एग्जांपल जो अभी हुआ था। ठीक है, अभी तुम लोगों को करना क्या होगा एज कंपनी। चलो अभी हम लोगों को कौन से पॉइंट ऑफ, लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, हमें क्या करना होगा? इमेजिन कर तू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तूने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम लोग जो भी 6 मार्च से 13 मार्च के बीच में जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसको मैं 10,000 रुपया पर शेयर देगी। अच्छा, उन्होंने कितने शेयर्स अप्लाई करने के लिए बोला था? उन्होंने बोला था वो कुछ 6 लाख शेयर्स बायबैक करेंगे, मतलब 6 लाख इंटू 10,000, इमेजिन कर कितना करोड़ रुपए जमा करना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई अंबानी थोड़ी ना ऐसा खनकेरेगा और ऐसा 2-5-6 करोड़ गिर जाएगा, नहीं। अपने को सबसे पहले पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कितने पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा? करोड़ों का। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एज चार्टर्ड अकाउंट लोग कंपनी को बोलोगे, सर कहीं से तो पैसे का बंदोबस्त, इंग्लिश में अरेंज कैश, कहीं से तो करो। आपके पास टाइम है, आपने अनाउंस कर दिया है, वो अप्लाई करेंगे, आपको उसके 10 दिन के अंदर उनको पेमेंट देना पड़ेगा। आपके पास पैसा जमा हो जाना चाहिए। बेटा बोलो पैसा कहां से जमा कर सकते हैं हम लोग एज कंपनी? अपने पास पैसा किधर से आएगा? कैश इन हैंड में 800, 1000, 200, 2000, 3000 करोड़ नहीं होगा, थोड़े बहुत करोड़ ही होंगे, 2-3 हजार करोड़ नहीं होंगे, उतने का अपने को बैलेंस चाहिए। बोलो कहां से करेंगे? चलो ना यार थोड़ा डिस्कस करो, ऐसे ही नहीं हो। कोई लॉ का लेक्चर नहीं बनाना है, अकाउंट्स का लेक्चर है, करो डिस्कस। रिजर्व्स भी नहीं, रिजर्व्स और कैश आर नॉट सेम थिंग बेटा। रिजर्व्स इज लायबिलिटी, सरप्लस अवेलेबल, पर कैश इज एक्चुअल लक्ष्मी। रिजर्व निकालने से कैश इन हैंड नहीं आता है। एक एग्जांपल याद दिलाना, मैं बाद में मैं बताऊंगी। एग्जैक्टली, एसेट बेच दो, चूड़ियां बेच दो अपनी, एसेट सेल करो। अरे मम्मी घर में पैसा होता है, मम्मी क्या बोल, ये ले पुत्र चूड़ी बेच दे मेरी, देती है। ठीक है, एसेट बेच दो। या फिर तुम लोग क्या करोगे? नहीं बाहर से अरेंज करता हूं, से लोन ले लो, क्रिएट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? या तो एसेट बेच दो या तो एक नया लोन उधारी ले लो। दोनों भी केस में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या होगा? लक्ष्मी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक। दोनों भी केस में बैंक, पहले केस में एसेट गया और दूसरे केस में टू करके क्या आएगा? लायबिलिटी। ये सब लोग मेरे साथ। फर्स्ट केस में प्रॉफिट या लॉस होगा, पीएनएल लिख देना, लॉस है तो पीएनएल। चलो पैसे का बंदोबस्त हो गया, ठीक है। अब तेरे पास करोड़पति का मालिक है तू, माला माल पैसा है। अब तू क्या करेगा? बुला लो उनको पैसा। इसको क्या बोलते हैं? ये तब है तेरा फर्स्ट पार्ट। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में, ठीक है। टोटल कितने जर्नल एंट्रीज है? 6, हर पार्ट में 2-2-2। सेकेंड आएगा ड्यू करो, पे करो। बुला लो, हम पैसा देते हैं, बुलाना देना, पे करना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से तरफ दिखता है? एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी यानी कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अभी उनको पाल पोस के बड़ा करना है कि निकालना है कंपनी से? निकालना है। तू निकल मेरे बुक से,
हमें आपकी जरूरत नहीं है, कृपया भाड़ में जाइए, बरोबर है। तो लायबिलिटी, क्रेडिट को अगर हटाना है तो और क्रेडिट करूं कि डेबिट करूं बेटा? डेबिट। समझ में आए? तो इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट किया। और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा मेरे बुक्स में 10 पे दिखता है, पर मेरे को तो उसको 10,000 देना है। मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को कितना देगी? 10,000। बेटा इश्यू के टाइम पे क्या एंट्री आता है, याद कर दो। इश्यू के टाइम पे क्या एंट्री पास करते थे हम लोग, याद करो। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं बायबैक का सिखा रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट बोल दो बेटा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में आया 500, इक्विटी शेयर में डाला 100 और 10, और इधर कितना आया? 490। कहने से एग्जैक्टली इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसको क्या कर देंगे? उल्टा। बोलो क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे ये लिख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर बैंक में यहाँ पे लिख रही खाली 2 एंट्रीज बना रही हूँ इसका। क्यों? क्योंकि ड्यू और पे साथ में नहीं, अलग अलग। तो डेबिट हो गया, ये इधर आएगा 90, हो गया ना 10,000। अरे हाँ ना, हाँ, तो इधर 2 क्या लिखूंगी? वही वो इधर मैं बाय में लिखूंगी, इधर में लिखूंगी फिर बाय बैक। फिर से अगर दोनों एंट्रीज कंबाइन करें तो इक्विटी शेयर बाय बैक आटली बाटली फुटली नेट एंट्री आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो गया सब लोगों को? क्योंकि वो 6 से 13 तारीख में ये एंट्री आएगा, और 13 के बाद जब पेमेंट करेंगे ना तभी ये आएगा, तो डेट्स अलग हो गए ना, इसके लिए 2 एंट्री पास किया मैंने। अग्री किया सब लोगों ने ये चीज 100%? अभी इसको मैं बोलूंगी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या नाम देंगे बेटा? प्रीमियम ऑन बायबैक। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ गया? ऑब्वियसली मैं ये चैप्टर सिखाऊंगी तभी वापस से हम लोग तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिखाया, पहले मैंने पैसों का बंदोबस्त किया, या तो चूड़ियां बेच दी या तो उधारी ले लिया। माँ को मना किया, नहीं रख तू, मैं बाहर से अरेंज करेगा। पैसे आ गए तो मैंने बोला बुला लो भाई भाड़ू दो को, बुलाया, ड्यू किया, बायबैक में डाला, और फिर वो बायबैक को मैंने पे कर दी। अभी लास्ट के अगर तुझे 2 एंट्रीज याद है, इन केस याद है, तो क्या थे, क्या करते थे हम लोग? अगर तुझे याद है तो हम लोग प्रीमियम राइट ऑफ करते थे और CRR क्रिएट करते थे। कुछ धुंधला क्या करते थे हम लोग? प्रीमियम राइट ऑफ और CRR क्रिएट। कौन सा प्रीमियम राइट ऑफ करोगे? ये जो खर्चा आया था ना 9,990 का, इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। बेटा इसको तूने डेबिट किया था, तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करेगा? क्रेडिट, प्रीमियम बायबैक 1,009, क्या डेबिट करेगा? PNL, P सिक्योर। ये सब यूज कर सकते हैं, सब कुछ जब मैं एक्चुअल चैप्टर सिखाऊंगा उस वक्त। ठीक है, अभी सिर्फ डिस्कस करें। व्हाट इज GRRDP? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व। बेटा इनका कंबाइंड नाम डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व, डेवलपमेंट, डिविडेंड, मोबिलाइजेशन। इतना प्यारा PNL, प्लीज। इन 5 को विदाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम डिविजिबल प्रॉफिट बुला, डिविजिबल प्रॉफिट बुला ले, या फिर फ्री रिजर्व बुला ले। ये 5 का नाम है, जैसे टप्पू सेना बुलाते हैं ना हम लोग, उसमें सब आ जाता है। ये अपनी टप्पू सेना है, डिविजिबल प्रॉफिट्स। टप्पू सेना के हमने डिविजिबल प्रॉफिट सेना का नाम है। यानी कि ये क्या है बेटा? ये सब यूज करने के लिए पॉकेट मनी है तुम्हारा। दिस इज लाइक योर पॉकेट मनी। मैंने आज माँ बाप ने अगर तेरे को पॉकेट मनी दे दिया तो तेरे को पूछेंगे नहीं, पूछते हैं लेकिन ऐसा अज्यूम करो, पूछेंगे नहीं कि कहाँ पे वापरा, ये तेरा है तू रख। इन अ वे ओनर्स ऑफ द कंपनी ने हम लोगों को ये पैसा दे दिया कंपनी को कि तेरे को जहाँ पे यूज करना होगा, हमारे परमिशन की जरूरत नहीं है, पर बाकी सारे रिजर्व यूज करने का परमिशन है। इंपोर्ट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, ऐसा भारी भरकम नाम होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उन सब में ना तुम लोगों को जरूरी होता है परमिशन। ये पॉकेट मनी है, जहाँ वापरना है वापर, रोज रोज का। और ये पेटी कैश है, प्रशांत को इधर देख,
कि कुछ होगा, कोई आएगा तो पानी दे देना, चाय मंगा, फिर मैं पूछेगी नहीं, हिसाब नहीं पूछेगी, मैं बोल दिया हाँ भाई तू खर्चा कर लेना अपने हिसाब, छोटे मोटे खर्चे मेरे को मत पूछते बैठना ये सब चीजों के लिए, दीज आर पेटी कैश, पेटी कैश पर हम लोग इसको प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो वो यूज करके प्रीमियम ऑन बायबैक निकाल दो, GRDP ओनली, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा नहीं, इसका ये दोनों मिला के तुम्हारा 10,000 हो जाना चाहिए, जितना प्रीमियम है ऊपर का क्या वैल्यू बचा बेटा, फेस वैल्यू, ये दोनों हर बार सेम नहीं होगा। CRR क्या होता है, क्या होता है CRR, फुल फॉर्म बोलो, रिजर्व रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देती हूँ, जब करेंगे लिखेंगे डिटेल में तभी दूंगी। जो कैपिटल तुम्हारा कंपनी में रिडीम हुआ है ना, उसके लिए रिजर्व क्रिएट कर, अगर मैंने कैपिटल मान के चल ऐसे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे, लिखेंगे नहीं, मैंने कंपनी में से 10 लाख का प्रेफरेंसेस रिडीम किया एग्जाम्पल, और सामने 2 लाख का इक्विटी इश्यू किया, तो कंपनी में कैपिटल तो कम हुआ है, बोलो हाँ कि ना, हाँ, कैपिटल कितने का कम हुआ था 10, सामने बढ़ा कितने से 2, तो नेट कितने से कैपिटल कम हुआ 8 लाख का क्या क्रिएट करोगे तुम लोग, CRR। एक और एग्जांपल, कंपनी में 5 लाख का बायबैक किया, कैपिटल कम हो गया, 6 लाख का प्रेफरेंसेस इंक्रीज किया, बोल कितने का रिड्यूस हुआ है नेट, 0, उल्टा 1 लाख से बढ़ गया, तो CRR बनाने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने 10 लाख से बायबैक किया और सामने डिबेंचर्स बढ़े 2 लाख से, तो बोलो कैपिटल कितने से कम हुआ 8 लाख, गलत, 10 लाख। डिबेंचर घर वाले थोड़ी ना है, डिबेंचर कैपिटल है कि डेट है, डेट, तो कैपिटल कम हुआ 10 से, सामने बढ़ा क्या, डिबेंचर, खड्डे में गया, कैपिटल बढ़ा क्या, नहीं, मतलब कैपिटल रिडीम्शन कितने से हुआ 10 लाख, रिजर्व क्रिएट, कंपनी में कैपिटल कम हुआ 8 लाख से, बायबैक किया, और सामने मैंने 3 लाख का इक्विटी दूसरा कुछ इश्यू कर दिया, प्रेफरेंस इश्यू किया, 8 से कम हुआ 3 से बढ़ा, नेट खाचा कितने का 5, उतने का क्या क्रिएट करो, CRR। समझ में आ गया सब लोगों को, यस, ऑब्वियसली हम लोग ये सब डिटेल में याद करवा रही हूँ, प्रेफरेंस, ठीक है, सब ना थोड़ा बहुत पक्का किसी को पूछ सकता है, नहीं अभी एज फार एज योर इंटर CS थोड़ा सा ही ले रही हूँ लेक्चर, उसके बाद कितने 6 वन में तुम लोगों को नाम पता है किस कौन से काउंट्स, हाँ एडवांस गेम, लव, सो अब जन्म, डोंट हैव टू बी, कोई भी 3 रैंडम था, बाकी 3 या फिर FMSM उठा सकते, नॉर्मली पीपल प्रेफर FMSM, सप्ताह साला 4 घंटा, कई लोग FMSM प्रेफर करेंगे, कई लोग कॉस्टिंग, लोग टैक्स, स्टॉक मार्केट अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये की, तो उधर थोड़ा बहुत तो अप्लाई करेंगे, चाहिए देखो खाली 3 पेपर में एग्जाम, चला इतना पढ़, कोई भी नुक एंड कॉर्नर से पूछे कम से कम 60 आना ही चाहिए, और बाकी 4 तीनों में इतना पढ़ कि 50 मार्क आए, 50 सोचेगा तब जाके 40 आएगा। अभी नेट बता इधर कितना हो गया, 120, 160, 140, फेल है, दोनों ग्रुप में इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स कितना है 150, कितना इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स 150, पर अगर तूने दोनों ग्रुप साथ में दिया है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, ये सेकंड अटेम्प्ट में दिया, और भीख मांगेगा सेट ऑफ देते रे बाबा घंटा बट इधर अगर साथ में दिया, रियल लाइफ में होता है क्या, कल ही अपेक्षा मेरी फ्रेंड दोस्त
16 मार्क का सेट, 16 मार्क्स का सेट ऑफ मैं ग्रुप 1 में कमा अच्छा मार्क्स था, ऑडिट में ऐसे में फिर थोड़ा कम बोला। मेरा ऑडिट का जितना भी 40 पे डॉट पास हुई और ये भी 40 पे आया, बहुत कम है। इधर उसको 20 मार्क ज्यादा थे और इधर 16 मार्क कम थे, तो उसको 304 आया है। कसम अलग लेवल पास, उसकी मिठाई सबसे अच्छी थी अभी तक। रश्मि सेट ऑफ वालों की बहुत ज्यादा अच्छी होती है फॉर सम रीजन, उनकी खुशी अलग लेवल की। एक फर्स्ट लेवल, एक फर्स्ट रैंकर, एक सेट ऑफ, उनकी खुशी अनमैच्ड होती है, बीच वाले सब ठीक है। तो सेट ऑफ का ना अलग लेवल बेनिफिट, टॉप लेवल बेनिफिट। हम लोग हमेशा क्यों बोलते हैं दोनों ग्रुप एक साथ सेट ऑफ मिलता है? तो तुझे सिर्फ ढूंढना है 3 ऐसे सब्जेक्ट्स जो तुझे पसंद है। एंड व्हेन आई से तुझे पसंद है, बड़ा क्यूट, सिर्फ नहीं, किसमें मार्क्स मिलता है, नालायक हो, किसमें मार्क्स मिलता है वो देखो। जहां पे तुम लोगों को लगता है मार्क्स मिल सकता है, देख मजा आता है, प्रैक्टिकल पकेगा तुम लोगों को। क्यों सेम टू सेम बार बार, अरे सब अभी तो क्या यार, अरे बोरिंग है पर स्कोरिंग है। जितना सेम करोगे उतना कम है लास्ट दिन को पढ़ने को होगा। क्या भाई ये सेम सेम में निकल, इधर ना बाकी सब जब होता था, अरे हाँ रियल एग्जाम्पल पता चलते हैं, विच इज अ गुड थिंग। रियल लाइफ तो उधर तक पहुंचने के लिए पास तो करो, पास ही नहीं करोगे तो रियल लाइफ तक पहुंचोगे कैसे? तो आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनी प्रोफेसर एज सच, मैं सिर्फ बोल रही हूं कि अपना थियरी वीक है, अपन ऑथर नहीं है, और अंदर का ऑथर को कंट्रोल करो, एग्जाम में दबा के रखो, बाहर मत आने दो। तुम लोग ऑथरगिरी मत करना एग्जाम में, जितना पता है उतना ही लिखो, भी फेंकना बंद करो। फिर भी नंबर्स याद करने का, टैक्स में, ऑडिट में सेल्स नंबर, और अकाउंट्स में अकाउंटिंग, अच्छा यहाँ पे एएस होता है और यहाँ पे एससी होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिर भी एक बार याद रह जाता है, फॉर सम रीजन पता नहीं याद रह जाता है क्यों, क्योंकि गिन के 30 ही है और उसमें से भी आधे बीच में गायब है। एसेज ना बहुत सारे हैं, 50-60 होंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, वो नंबर याद नहीं आता। अच्छा इधर देख के पता चलता है, अरे हाँ डेप्रिसिएशन, यार तू तो अपना है AS10, देख के पता चलता है भाई तू क्या है। इधर ऐसा सवाल पूछते हैं कि मेरे को तो हर बार 3-4 ऐसे याद आ ही जाते हैं और भगवान भी दिख जाते हैं, दोनों साथ में आता है। तो मैं नहीं कर रही हूँ स्कोरिंग, they are abnormal people। बराबर है, अपने को 60 आ जाए जन्नत है, उसके लिए तो तू उतना पढ़ 50 लेके आ सके ताकि 40 आ जाए, पर 3 ऐसे सब्जेक्ट पकड़ इसमें तू पक्का लिखने लेके आ पाएगा। तो इतना प्रैक्टिस कर कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए एग्जामिनेशन आना ही चाहिए और एक बार में निकल जाना है। ठीक है, तुम लोगों को वेरी गुड चांस एट द बिगनिंग 1 मंथ स्टार्टिंग का, और देखो तुम लोगों का हाथ किस में अच्छा बैठ रहा है। क्लास में आंसर्स दो ताकि पता चले, देख क्लास में आंसर देगा कॉन्फिडेंस तो पता चलेगा हाँ भाई मैं ये कर सकेगा, हाँ ये सब्जेक्ट को मैं टारगेट करता हूँ एग्जामिनेशन के लिए, हाँ ये सब्जेक्ट को इसमें मुझे एग्जामिनेशन इसको। अभी से तुम सब्जेक्टिव है। अच्छा कुछ लोगों का थियरी अमेजिंग होगा, जाओ तुम लोग ऑडिट के लिए, लॉ के लिए और टैक्स के लिए, टैक्स इज मिक्सचर ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस, जाओ तुम लोग वो 3 सब्जेक्ट के, इट इज ओके। नहीं जमता है, कैल्सी दबाना नहीं आता है, नंबर्स जाने दे, तो चारों में 40 लेके, बाकी तीनों में 30 लेके आना, हो जाएगा पास श्योर। कोई भी 3 सब्जेक्ट 1 महीने के अंदर ढूंढो, जितने भी हुआ है उसमें से तो पता चल ही जाएगा। मजा आता है लेक्चर में, अनदर थिंग, और एग्जाम में लिखना आता है इज अनदर थिंग। तुम लोग छोटे हो, you have given exam sweet how it is clear, trust me fail or wise, यानी कि obviously failures are more than your goal, subjects, this is another thing, enjoy your, you are
तो फोकस बहुत मजा भी आएगा, बहुत मजा। आपके पास तबला तोड़ सिखाएंगे, प्रज्ञेश सर है, माँ कसम हार डालेंगे, इतना अच्छा सिखाएंगे। और अगर आप लोग उस भी सकते हो तो लिखो, 60 लेके 40 लेके नहीं, अब बेस्ट है तुम। और इसमें भी नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, उसमें नहीं कि नहीं लेके